एलिमेंट्स ऑफ एनईपी। एनईपी मतलब न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज। तो टोटल इसके 3 एलिमेंट हैं, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। तो आज फर्स्ट पढ़ेंगे हम लिबरलाइजेशन। तो बेटा लिबरलाइजेशन क्या है? लिबरलाइजेशन का मतलब होता है कि 1991 से पहले गवर्नमेंट ने प्राइवेट सेक्टर के ऊपर कई सारे रेस्ट्रिक्शंस इम्पोज कर रखे थे। जैसे लाइसेंसिंग सिस्टम था, प्राइवेट अगर कोई भी इंडस्ट्री खोलना चाहता है या अपने प्रोडक्शन कैपेसिटी और इंक्रीज करना चाहता है, एक्सपेंशन करना चाहता है, तो गवर्नमेंट की परमिशन कंपलसरी थी। तो लिबरलाइजेशन का मतलब है कि प्राइवेट सेक्टर के ऊपर जो रेस्ट्रिक्शंस गवर्नमेंट ने बिफोर 91 लगा रखे थे, उन रेस्ट्रिक्शंस को गवर्नमेंट ने हटा दिया। यही लिबरलाइजेशन कहलाता है। मींस फ्रीडम ऑफ द प्रोड्यूसिंग यूनिट्स। तो ये प्रोड्यूसिंग यूनिट्स प्राइवेट सेक्टर के लिए है, फ्रॉम डायरेक्ट और फिजिकल कंट्रोल इम्पोज्ड बाय द गवर्नमेंट। कि गवर्नमेंट ने प्राइवेट सेक्टर पर जो कंट्रोल्स लगा रखे थे, उन कंट्रोल्स को हटा लिया ताकि प्राइवेट सेक्टर फ्री होके बिजनेस कर सके। इसके अंदर आते हैं बेटा 4 हेडिंग है। तो फर्स्ट हेडिंग आती है इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स, कि इंडस्ट्रीज के अंदर क्या रिफॉर्म्स हुए लिबरलाइजेशन के अंदर। तो फर्स्ट आता है बेटा एबोलिशन ऑफ इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग, कि गवर्नमेंट ने लाइसेंस को ख़त्म कर दिया कुछ इंडस्ट्रीज़ को छोड़ के। अब वो कुछ इंडस्ट्रीज़ क्या है? जैसे डिफेंस इक्विपमेंट है, सिगरेट है, लिक्वर है, ठीक, और एक्सप्लोजिव है। तो कुछ के लिए तो लाइसेंस मैंडेटरी रखा, बट उनको छोड़ के बाकी अदर इंडस्ट्रीज के लिए लाइसेंसिंग को एवोल्यूशन का मतलब ख़त्म कर दिया, उनको फ्री कर दिया लाइसेंस से, एक्सेप्ट सब। दूसरा कॉन्ट्रैक्शन ऑफ पब्लिक सेक्टर, कि हर चीज़ को पब्लिक सेक्टर बना रहा था। पब्लिक सेक्टर के लिए इंडस्ट्रीज रिजर्व कर दी गई थी 91 से बिफोर की बात। लेकिन इस पॉलिसी में अब 17 से पब्लिक सेक्टर कितने सेक्टर में कर दिया? 8 में। क्या 8 में पब्लिक सेक्टर है, बाकी जो हटाया प्राइवेट सेक्टर के लिए ओपन कर दिया। फिर उसके अगले साल 2010-11 में बात करते हैं। जब 2010-11 आया तो गवर्नमेंट ने 8 से 2 कर दी, कि यहाँ पर 8 के लिए पब्लिक सेक्टर रिजर्व रखा था 91 में। फिर 10-11 में पब्लिक सेक्टर के लिए सिर्फ 2 सेक्टर रिजर्व किए गए कि इसमें प्राइवेट को पार्टिसिपेशन नहीं है। वो 2 सेक्टर थे, एक एटॉमिक एंड सेकेंड रेलवे। तो 1-2 सेक्टरों को छोड़ के आज प्रेजेंट में सभी सेक्टर प्राइवेट के लिए ओपन है। थर्ड, डी रिजर्वेशन ऑफ प्रोडक्शन एरिया। कुछ प्रोडक्शन गवर्नमेंट ने पहले स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए रिजर्व कर दिए थे कि इन कमोडिटीज़ का प्रोडक्शन स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज ही करेगी, लार्ज स्केल इंडस्ट्री इसका प्रोडक्शन नहीं करेगी। तो रिजर्व था। डी रिजर्वेशन का मतलब वो रिजर्वेशन ख़त्म कर दिया। अब लार्ज स्केल इंडस्ट्री भी वो प्रोडक्ट बना सकती है जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री बना रही थी। तो जो एक गैप था वो गैप ख़त्म कर दिया 91 में। फ्रीडम टू इंपोर्ट कैपिटल गुड्स। यहाँ कैपिटल गुड्स का मतलब है बेटा वो गुड्स इंपोर्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने बिल्कुल फ्री कर दिया, जो इंपोर्ट करने के बाद हम अपनी फैक्ट्री में यूज़ करेंगे, घर में नहीं, कंज्यूमर गुड नहीं, प्रोड्यूसर गुड्स के लिए। जैसे हम फैक्ट्री के लिए मशीन मंगानी है, आसानी से मंगा सकते हैं 91 के बाद, ठीक है। क्यों? ताकि टेक्नोलॉजी आए, मशीन आए और उससे हमारी इंडस्ट्री के अंदर प्रोडक्शन बढ़ सके। कैपिटल गुड्स, कंज्यूमर गुड्स नहीं बेटा, कैपिटल गुड्स जो प्रोड्यूसर को चाहिए प्रोडक्शन के लिए, ठीक। तो इसको भी फ्री कर दिया, जो कि पहले एक टफ प्रोसीजर था जिस पे इंपोर्ट ड्यूटी बहुत ज़्यादा थी। गवर्नमेंट ने काफ़ी कैपिटल गुड्स पे, मशीन्स पे इंपोर्ट ड्यूटी 0 कर दी। स्टिल कर कितने मिनट हो गए? एक हमने पढ़ा
अब सेकंड आता है फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म। इससे पहले पढ़ा हमने इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स। फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स के अंदर बेटा मेन जो रिफॉर्म्स किए गए वो रिफॉर्म्स किए गए आरबीआई एंड बैंक्स के अंदर, क्योंकि इकोनॉमी को जो फाइनेंस चाहिए वो फाइनेंस इन पे डिपेंड करता है। तो बिफोर 1991 जो हमारे कंट्री का रिजर्व बैंक है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो पूरे बैंक्स के ऊपर, फाइनेंशियल सेक्टर के ऊपर आरबीआई का होल्ड था बिफोर 91। लेकिन 1991 में अब आरबीआई के होल्ड को ख़त्म नहीं किया, लेकिन अब उसको इकोनॉमी के लिए उसको रोल दिया कि आप एक फैसिलेटर का काम करो। फैसिलेटर का मतलब है कि जहाँ जहाँ फाइनेंशियल सेक्टर में रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, उसको सपोर्ट की ज़रूरत है, आप उसको हेल्प करो, आप उसको और आगे बढ़ाओ। तो आरबीआई खुद आगे नहीं बढ़ता, आरबीआई किसके थ्रू आगे बढ़ाता है बेटा? उसे बैंक्स के थ्रू आगे बढ़ाता है। तो पहले ये एक रेगुलेटर का काम करता था कि अगर कोई कम ज़्यादा करना है तो आरबीआई बिफोर 91, लेकिन अब इसको क्या बना दिया? एक फैसिलेटर, कि जो भी फाइनेंशियल सेक्टर आता है पूरा आरबीआई के अंडर में आता है, चाहे वो बैंकिंग हो, चाहे वो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, यहीं से कंट्रोल होता है आरबीआई से। तो यहाँ भी रिफॉर्म्स किए गए, आरबीआई को एज ए सपोर्ट बनाया गया फाइनेंशियल सेक्टर के, ताकि फाइनेंशियल सेक्टर की जो प्रॉब्लम्स हैं वो दूर हो सके। फिर लिबरलाइजेशन में ही थर्ड आता है फिस्कल रिफॉर्म्स किए गए। फिस्कल रिफॉर्म्स के अंदर आता है बेटा टैक्सेस के अंदर रिफॉर्म्स, टैक्सेस के अंदर सुधार किए गए। तो हमारी कंट्री में मेन दो टाइप के टैक्सेस चलते हैं, एक है डायरेक्ट टैक्स एंड सेकंड इज इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स का मतलब है बेटा जिसके ऊपर टैक्स इम्पोज किया गया है उसी को पे करना है, वो अपने टैक्स का बर्डन किसी दूसरे पे शिफ्ट नहीं कर सकता है। भाई मेरे ऊपर टैक्स लगा तो मुझे ही पे करना है, मैं उसका बर्डन किसी अनदर पर शिफ्ट नहीं कर सकता। जैसे एग्जांपल इनकम टैक्स, अगर मेरी इनकम टैक्स के लेवल में आ रही है तो मेरे ऊपर टैक्स लगा है, मुझे ही वो पे करना है। इनडायरेक्ट टैक्स होता है बेटा जैसे जीएसटी है, वैल्यू एडेड टैक्स है, ठीक है। प्रोड्यूसर ने टैक्स लगाया, होलसेलर ने खरीदा, तो होलसेलर ने जो टैक्स पे किया, होलसेलर ने रिटेलर को बेचा, तो वो टैक्स होलसेलर ने कहाँ शिफ्ट कर दिया? रिटेलर। अब रिटेलर ने कंज्यूमर को बेचा तो रिटेलर से वो कहाँ शिफ्ट हो गया? कंज्यूमर। तो अल्टीमेटली इनडायरेक्ट टैक्स वो पे करता है जो उस कमोडिटी को कंज्यूम करता है। तो पहले हमारा जो टैक्स सिस्टम था थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था, तो उसकी वजह से टैक्स की चोरी भी ज़्यादा होती थी। तो यहाँ पे जो फिस्कल रिफॉर्म्स हुए, जो हमारा टैक्स सिस्टम था डायरेक्ट इनडायरेक्ट का, उसको इजी बनाया गया, उसके अंदर से कॉम्प्लिकेशंस को हटाया गया, ताकि टैक्सेस थोड़े कम किए गए, ताकि बिजनेसमैन लोग जो है वो टैक्सेस की चोरी ना करें। लास्ट था बेटा इसके अंदर लिबरलाइजेशन रिफॉर्म्स में एक्सटर्नल सेक्टर रिफॉर्म्स। अब ये आउटसाइड द कंट्री की बात हो रही है, तो इसमें मेन था फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स। फॉरेन एक्सचेंज का मतलब बेटा फॉरेन करेंसी, और इसमें फिर 91 में क्या किया गवर्नमेंट ने? डिवैल्यूएशन किया। डिवैल्यूएशन का मतलब होता है कि अपनी कंट्री की करेंसी को डॉलर के कंपैरिजन में डिक्रीज कर लेना, उसकी वैल्यू को कम कर देना, जो डिवैल्यूएशन कहलाता है। अब डिवैल्यूएशन एक तरीके से लॉस तो है, लेकिन फायदे के भी काम करता है। लॉस ये है कि इससे हमारी करेंसी की वैल्यू डिक्रीज हुई, ये लॉस है। फायदे का काम कैसे करेगा? जब हमारी कंट्री की करेंसी की वैल्यू डिक्रीज हुई तो लोग जो है हमारे कंट्री से ज़्यादा परचेज करना चाहेंगे, क्योंकि अब अदर कंट्रीज़ के लोगों को हमारे कंट्री से ख़रीदने में सस्ता पड़ेगा।
तो डिवैल्यूएशन से हमारे एक्सपोर्ट बढ़ते हैं। ठीक, जैसे $1 इज इक्वल टू 80 रुपीज। अब डिवैल्यूएशन क्या कहता है, देखो मैंने डिवैल्यूएशन किया, मैंने कहा भाई $1 इज इक्वल टू 85, ये डिवैल्यूएशन। पहले $1 लेने के लिए मुझे 80 रुपये देने पड़ रहे, अब वही $1 लेने के लिए मुझे 85 देने पड़ रहे हैं, 5 रुपये ज़्यादा देने पड़ रहे हैं। तो यहाँ ये लॉस है क्योंकि कम हो गए। पहले अमेरिका का एक आदमी $1 में 80 रुपये की चीज़ें खरीद के ले जा रहा था, अब वही डिवैल्यूएशन के बाद $1 ही दे रहा है, लेकिन अब उसी $1 में वो 85 रुपीज़ की खरीद के ले जा रहा है। तो बेटा उसको क्या पड़ रहा है, फ़ायदा है। पहले $1 में 80 रुपये की चीज़ उसको मिल रही थी, अब $1 में 85 की ले जा रहा है। तो उस समय बेटा 91 में हमने अपनी करंट करेंसी को, रुपी को डिवैल्यूएट किया था। डिवैल्यूएट इसलिए किया था ताकि हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़ सके। कितने मिनट